भुवनेश्वर में दोपहर के 1 बजे और पारा 36 डिग्री सेल्सियस पर। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर बीजेपी कार्यकर्ता बहुत सब्र से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। महज 6 महीने में अमित शाह के ओडिशा दौरे का हर लम्हा रिकॉर्ड करने के लिए टेलीविजन कैमरे भी तैयार हैं। तभी ढोल नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। अमित शाह आ पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष के साथ मोटरसाइकिल का काफिला राज्य के गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़ा। शाह के अगले 3 दिन वहीं बीतेंगे। जनपद पर बीजेपी कार्यालय में हलचल तेज हो गई। पदाधिकारियों से बैठक के बाद शाह जल्द ही जिला अध्यक्षों और राज्य के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह राज्य में संगठन को बढ़ाने पर जोर देते हैं, जहां बड़ा संगठन न होने के बावजूद चुनावी नतीजे मिले हैं। ओडिशा में बीजेपी ने 853 जिला परिषद सीट में 306 सीट पर कब्जा करने में कामयाबी पाई, जबकि 2012 में वो सिर्फ 36 सीट जीत पाई थी। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के सामने तैनात गार्ड ये इत्मीनान करने में जुटे हैं कि अंदर पार्टी के सिर्फ 180 चुने हुए लोग ही जाएं। अंदर अमित शाह हर किसी की जवाबदेही तय कर रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, बूथ के स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। संगठन में सत्ता की भागीदारी बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि आप काम करने की जगह आपको योजक बनना चाहिए, काम करवाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए और सबसे ज्यादा घूमना चाहिए। अगर काम का बंटवारा कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं करोगे तो एक समय पर एक ही काम होगा। आप जिला अध्यक्ष हो, जिला के प्रभारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये मंडल में नीचे तक चला जाए। हर बूथ में 2-2, 3-3 की टोली बनाने के लिए कहना है। 5 मंडल के पदाधिकारी को लगेगा तो ये होगा नहीं होगा। बूथों का एबीसी ग्रेडेशन करना था, उसमें कितना हुआ है अभी? प्रभारी कौन है भाई? मालूम है आपको एबीसी ग्रेडेशन करना था? नहीं किया, उसको जल्दी कराइए। बाद में 15 दिसंबर तक हर बूथ के अंदर 3 कार्यकर्ता का जिम्मेदारी तय करना है। ये 6 कार्यक्रम हमने बूथ में करने ही करने। अगर आपको तो मैं 2 महीना पहले कहकर गया था, बाकी सब जगह अभी कहकर आया, तो देखो क्या होता है। अगर मैं सब जगह बताऊंगा कि उड़ीसा जाकर देखो कैसे करना चाहिए। राज्य में बीजेपी का विस्तार करने की योजना सरल अंक गणित पर आधारित है। दरअसल उन प्रदेशों में जहां हिंदी बोली जाती है, वहां पार्टी सफलता की ऊंचाई पर है। उत्तर प्रदेश से पार्टी के 73 सांसद हैं। अब पार्टी पूरब के राज्यों में नंबर बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है। जैसे अब बंगाल और ओडिशा, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत से सांसद और विधायक बढ़ाने हैं, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 350 सीट लाने का मिशन पूरा हो सके। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आपने मिशन 350 प्लस अनवेल किया है। आप उड़ीसा में हैं, आपने 120 सीटों की बात की है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप बहुत एम्बिशियस प्लान है और जहां पर आप अभी ऑपोजिशन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहां पर आप सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मिशन 350 भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं दिया, ये मीडिया में चल पड़ा है। परंतु एक बात निश्चित है कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पार्टी एक्सपांड करना चाहती है और हमने बहुत अच्छा हमारे संगठन के काम का विस्तार किया है। और जब भी चुनाव आएंगे, मुझे भरोसा है कि यहाँ चुनावी सफलता भी मिलेगी। Sir, when you look at various political parties and their leaders, नीतीश कुमार is already with you. आप उड़ीसा में हैं। क्या आप नवीन पटनायक और ममता बनर्जी को नेक्स्ट चैलेंजर्स मानते हैं? क्योंकि आपका खास फोकस उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में है। अब आप दूसरी बार उड़ीसा आए हुए हैं।
अपने एक्सपेंशन प्लान के ग्राउंड पे? देखिए, कोई भी चैलेंज जब बनेगा इस देश में किसी के भी लिए, तो मैंने फिर से एक बार कहा, परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा, कोरी राजनीति के आधार पर नहीं बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस के आधार पर नवीन जी या तो ममता जी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बन सकते, क्योंकि दोनों राज्य आज भी देश के पिछड़े हुए राज्यों में शुमार किए जाते हैं। सर, वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिक्स देखी जा रही है, आपकी जो इवेंट होने वाला था उसको कैंसिल किया गया, स्टेडियम नहीं, परमिशन, वेन्यू परमिशन नहीं मिल रहा है, ये एक एंग्जाइटी है ममता बनर्जी की, या इट इज ऑल्सो कि बीजेपी इज इमर्जिंग एज अ पार्टी इन द ऑन ग्राउंड? मुझे लगता है इनका स्वभाव होगा कि विरोधियों को जगह न देना, बोलने न देना, जनता के बीच में जाने नहीं देना, मगर ये चलता नहीं है इस देश में। इंदिरा जी से लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रयास कर देखे हैं, सारे विफल रहे। मैं बंगाल जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और कार्यक्रम भी करूंगा। सर, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू स्टेट्स, उड़ीसा और बंगाल, वेयर इज द बीजेपी लैकिंग? डू यू थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोजेक्ट अ फेस? वो तो जब चुनाव नजदीक आएंगे हम उस वक्त की स्थिति का आकलन कर पार्टी की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा कर उस पर निर्णय भी करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि अब कमियां बहुत कम रह गई है। यहाँ चुनावी सफलता प्राप्त करने का दोनों राज्यों में समय आ चुका है। दोनों राज्य में नियर पास्ट में जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी पहले 3 नंबर पर, 4 नंबर पर हुआ करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्थान प्राप्त कर चुकी है और दोनों राज्यों में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी मैं देख रहा हूँ। तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमेशा प्रिंसिपल ऑपोजिशन जो होता है उसको मिलता है। सर, सिविक पोल्स में लेकिन ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी लगती है अभी भी बनी हुई है, जो रिजल्ट्स आए। मुझे लगता है आपने माइन्यूटली शायद इसका अभ्यास नहीं किया है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों खत्म परिणामों की दृष्टि से खत्म होकर बीजेपी का इमर्ज करना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और वहाँ जिस प्रकार से चुनाव होते हैं, जिस प्रकार से रेगिंग होती है, मैं मानता हूँ कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि कम्युनिस्टों से ज़्यादा रेगिंग कोई कर नहीं सकता, मगर ममता जी ने इस मामले में कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां बीजेपी अध्यक्ष ने खुद पार्टी के विस्तार की कमान संभाल रखी है। ओडिशा और बंगाल की वो कई यात्राएं कर चुके हैं। दोनों राज्यों से 62 लोकसभा सीट लाने पर जोर है। साल 2014 में यहां से बीजेपी सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी। बंद कमरे में हुई अमित शाह की बैठक करीब 5 घंटे तक चली। अब शाम हो चुकी है और अमित शाह पहली जनसभा के लिए निकल पड़े हैं। ये सभा राज्य के बुद्धिजीवियों के साथ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, अनेक प्रकार की योजना। यहां अमित शाह ने मोदी सरकार की 106 योजनाओं को गिनाया। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना पावर हाउस से की और नवीन पटनायक की तुलना ऐसे ट्रांसफार्मर से की जो केंद्र से भेजे गए पैसों को इस्तेमाल करने में नाकाम रहा। भुवनेश्वर सरकार का ट्रांसफार्मर चल गया, नीचे ट्रांसफर ही नहीं हो रही बिजली। अब आप मुझे बताइए, जो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई? बोलिए क्या करते हैं? जरा फिर से बोलिए क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को। इस सरकार के रहते उड़ीसा का विकास नहीं हो सकता। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो क्योंकि हम लोकतंत्र में श्रद्धा रखने वाले देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा दायित्व है कि लोकतंत्र को और दृढ़ सुदृढ़ करना। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि वो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है या नहीं। दूसरा, पार्टी की स्थापना किस सिद्धांतों के आधार पर हुई, पार्टी के आगे चलना किस सिद्धांतों के आधार पर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारें जब बनती है तब वही सिद्धांतों के आधार पर चलती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पार्टी को अगर जनता अधिकार देती है, सत्ता देती है, तो जो सरकारें बनी है वो सरकारें कैसे काम करती है और सरकार किसके लिए काम करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 3 चीजों के आधार पर पार्टियों का एक तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए।
मैं तुलनात्मक अभ्यास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आज लगता है नाते आप लोग सुनने आए हो, अगर मैं मेरी पार्टी की ही बात कर चला जाऊंगा तो आप सब कहेंगे कि अमित भाई आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपकी पार्टी का अच्छा करो, बताओ कि इसमें क्या बड़ी बात है। मगर जब मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात करता हूं तो मैं आपसे चर्चा कर कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर ये 3 बिंदुओं पर आज के राजनीतिक दलों की व्याख्या करने का एक प्रयास करूंगा। सोनिया गांधी जी अगर अध्यक्ष रहना नहीं चाहती तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेगा, जरा बताइए भाई। किसी के मन में कंफ्यूजन है? किसी के मन में है कंफ्यूजन? अब बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? बता सकता है कोई? इसलिए नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी किसी घराने के आधार पर नहीं चलती, किसी वंशवाद के आधार पर नहीं चलती। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैं गुजरात के छोटे से बूथ में, संघवी हाईस्कूल नाम के बूथ में बूथ अध्यक्ष के नाते काम करने वाला व्यक्ति, पोस्टर लगाना, वॉल पेंटिंग करना, डंडा झंडा लेकर पुलिस की लाठियां खाते खाते, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरे परिवार का नहीं है। आज मैं इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। शाह के 1 घंटे लंबे भाषण के बाद हम एक होम्योपैथ डॉक्टर हेमंत पारेख से और एक रिटायर्ड स्कूल टीचर रामकृष्ण राजगुरु से मिले। दोनों शाह के साथ हुई बैठक में शामिल थे। वो मानते हैं कि बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है। Public of Orissa is tired of this gentleman, our respected CM, and he is not connected with the grassroots of Orissa. क्या उड़ीसा में माहौल बदल गया है या बदलने वाला है? बदल गया है कुछ, लेकिन बदलने वाला है। और तो 2 साल है ना, और तो 2 साल है ना इलेक्शन। अभी बदल गया कुछ और बदलने वाला है। बुद्धिजीवियों की बैठक में आपने एक बात कही, आपने कहा कि 13 साल की उम्र में आपने कंपैरेटिव स्टडी किया था पॉलिटिक्स का। व्हाट मेड यू एंटर पॉलिटिक्स, और आपने ये डिसीजन कब लिया? मैंने ऐसा नहीं कहा था 13 साल की उम्र में कहा, मैंने ऐसा कहा 13 साल की उम्र से मैं विद्यार्थी रहा हूँ देश की राजनीति का, ऐसा मैंने कहा। और मैं कंपैरेटिव स्टडी करने में मानता हूँ। So why did you decide to enter politics, or when did you decide to enter politics? नहीं, मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक बना और पॉलिटिक्स में आना ऐसा नहीं था, मगर सार्वजनिक जीवन में तो रहा ही। सब पब्लिक लाइफ में एक नया लैंग्वेज आया है। आपने उसी मीटिंग में, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली, आपने ये भी कहा कि पोस्टर लगाने से, कार्यकर्ता के कार्यकाल से आपने एक कार्यकर्ता की ज़िंदगी गुजारी है और इसके बाद आज आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं। At 52 you have made BJP 11 crore members की पार्टी। What next for अमित शाह? अमित शाह का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होता, मगर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक एजेंडा तय किया है कि देश के हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ाना। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है, सब मिलकर देश को एक ऐसी जगह पे पहुंचाना जो दुनिया में बहुत सम्मानजनक हो। सब पर्सनल अचीवमेंट और कलेक्टिव सक्सेस 3 साल में आप कैसे देखते हैं? क्या पर्सनल अचीवमेंट है आपका और क्या कलेक्टिव सक्सेस है पार्टी का? पार्टी की एक टीम काम करती है, सरकार में भी पार्टी की एक बड़ी टीम काम कर रही है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है, एक गौरवप्रद स्थान पर पहुंचा है। और ये जो मोदी सरकार का ऑरा बना है, वो ऑरे को लेकर पार्टी अपना एक्सपेंशन का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और मैं मानता हूं कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टीम है, उसका ये अचीवमेंट है। पॉलिटिकल जर्नी, व्हेन यू लुक एट योर ओन पॉलिटिकल जर्नी, कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक पहुंचना, 52 इयर्स के हैं आप सर। आगे क्या? बहुत सारे लोग अपना पॉलिटिकल करियर 52 में, 65 में शुरू करते हैं। अब मैं आगे की सोचता तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होता। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँचा हूँ, मैंने कभी आगे की सोची नहीं है। मैं काम करता रहता हूँ और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने 3 साल में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा की है। देश के 680 जिलों में वो लगभग 50% जिलों की यात्रा कर चुके हैं।
उन्होंने दिल्ली के 11 अशोक रोड के बीजेपी मुख्यालय के काम करने के अंदाज को बदल दिया। अब यहां ऐसा अध्यक्ष है जो ज्यादातर वक्त दिल्ली से बाहर ही रहता है, जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करता है। एक जड़ हो चुकी पार्टी को उन्होंने चुनाव जीतने वाली मशीन में बदल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर युद्ध को जीतने के लिए लड़ने का मंत्र दिया, फिर चाहे म्युनिसिपल चुनाव हो, जिला परिषद हो या विधानसभा चुनाव। You're always outside Delhi. Why do you think it is important to connect to the booth level workers? ये भारतीय जनता पार्टी के काम की पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से ही अपने काम का विस्तार करती है और हमारा चुनाव लड़ने का तरीका भी संगठन सेंट्रिक होता है। इसलिए जब से मैं अध्यक्ष बना, मेरा बहुत आग्रह है, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को भी आग्रह है कि संगठन को मजबूत करना चाहिए और मैं भी हरदम इस प्रयास में रहता हूँ। बूथ लेवल वर्कर्स की मीटिंग हुई, ऑर्गेनाइजेशन पे स्पेशल फोकस है, आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी है अपने वर्कर्स को, आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं। जब आप ये विस्तार यात्रा पे चले हैं, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं अपनी पार्टी का, 18 स्टेट्स में सरकार बन चुकी है सर, वेयर डू यू थिंक इज द ऑपोजिशन लैकिंग एज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी? वेयर डू यू थिंक ऑपोजिशन इज फेलिंग? हमने परफॉर्मेंस को ही कंसंट्रेट किया है। विवाद होते भी है, मीडिया में विवाद आते भी हैं, मगर कभी ना हम इससे विचलित हुए ना प्रभावित हुए। हम हमारे लक्ष्य को नज़र के सामने रखकर निरंतर चलते रहे। अमित शाह के ओडिशा दौरे का एक और दिन शुरू हो चुका है। राज्य के गेस्ट हाउस में अमित शाह की टीम एक नए दिन के लिए तैयार हो चुकी है। कई कार्यक्रम पहले से तय हैं। आज का दिन बहुत व्यस्त है। एक बंद कमरे में पदाधिकारियों की बैठक के साथ काम की शुरुआत हुई। अमित शाह ने 3 साल पहले बीजेपी की कमान संभाली थी। तब वो सिर्फ 49 साल के थे। इस उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता। सत्ता के केंद्र लुटियंस दिल्ली में आया एक गुजराती। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। वो अपने साथ काम करने का अपना तरीका भी लेकर आए। करीब 3 दशक पहले जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को चुना, उसी तरह उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं की अपनी टीम चुनी। इनकी मदद से बीजेपी में आलस खत्म करने में मदद मिली। अब एक ऐसा जनरल आ गया जो दिन रात काम करता है। उसने ऐसे कई नेताओं को मौका दिया जो पर्दे के पीछे थे। तीखी ध्रुवीकरण वाली सियासत में जहां 60% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र वाले हैं, वहां शाह की अगुवाई में बीजेपी एक नई छवि गढ़ने लगी। बीजेपी खुद को नौजवानों की पार्टी बना रही है, जहां प्रतिभा और प्रदर्शन को जाति और वंश पर तरजीह मिलती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के शागिर्द माने जाते हैं। उन्होंने बहुत से राज्यों में उनके साथ नजदीकी तालमेल बनाकर रणनीति बनाने में मदद की। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बिहार के प्रभारी थे। 2017 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी वही प्रभारी थे। तो पहले से बनाओ, दीर्घकालीन बनाओ, रणनीति बनाओ, उसको नोट पे लेके आओ और उसको स्टेप बाय स्टेप अमल करो। ये उनकी एक सोची समझी कार्य पद्धति रहा है। और उन्होंने इन दिनों में जब पार्टी दीनदयाल जी की शताब्दी बना रही है, उस समय पे उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पे देश भर की दौरा करने के लिए तय किया। उस दौरे में उड़ीसा आए हैं। पार्टी की मूलभूत व्यवस्था को ठीक करने का, पार्टी के संगठन को ठीक करने का, वैचारिक आधार पर डालने का, पॉलिटिकल जुझारूपन ले आने का, भारत सरकार की वेलफेयर पॉलिटिक्स को गरीबों तक जोड़ने की, जहां हम विपक्ष में है, विपक्ष की को काटघरे में खड़ा करने की एक शायद मैं मानता हूं, मैं पिछले 3 दशकों में इस राजनीतिक मुहिम पे जुड़ा हूं। कई बार हम कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन रेयर मिलता है, संगठनात्मक और राजनीतिक, दोनों कॉम्बिनेशन
भारतीय जनता पार्टी में खूब कम व्यक्तित्वों के साथ देखा जाता है। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मूलभूत एक संगठनात्मक व्यक्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेवारी आई, एक अच्छे प्रशासक, अच्छे राजनीतिक नेता, अच्छे दूरदृष्टि संपन्न की विश्व स्तर के नेता बने। आज ऐसे ही अमित भाई मूल से ही एक संगठनात्मक स्वभाव के व्यक्ति है, और जब राजनीति करने की बात आती है वो एक अव्वल दर्जे की राजनीतिक व्यक्ति है। ये कॉम्बिनेशन रेयर है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को इस तरह से चुना है कि उनमें भी उस तरह की एनर्जी रहे उतनी, क्योंकि वो ओरिजिनेटर है, तो उनमें जितनी रहेगी उतनी तो स्वाभाविक रूप से नहीं रहेगी, लेकिन लोग उनको मैच करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो प्रेरणा पाते। अमित शाह खाली स्लोगन नहीं देते, खाली काम को बताते नहीं, वो करके दिखाते हैं। इससे सबसे बड़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। दरअसल बीजेपी ने जन आंदोलन और आम लोगों की भागीदारी के जरिए एक अलग सोच को भी आगे बढ़ाया। ये नया अंदाज है जो कई बार बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी चुनौती देता है। तमिलनाडु का आपका दौरा था, लेकिन वो आपने कैंसिल किया था। अब इज तमिलनाडु एंड साउथ द ड्राविडियन पॉलिटिक्स अ न्यू चैलेंज फॉर द बीजेपी? आप ड्राविडियन पॉलिटिक्स को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम तमिलनाडु में भी तमिलनाडु के विकास की और पारदर्शिता की पॉलिटिक्स को प्राधान्य देने का प्रयास करेंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट में यू हैव सेड, अभी आपने कुछ दिन पहले ही बोला है कि 2018 में नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट्स बीजेपी और अलाइज के साथ होंगे। सिक्किम की बात की जाए सर, तो वहाँ पर 35 साल में कभी नेशनल पार्टी को वोट नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जब एक्सपैंड कर रही है, अलाइज बना रही है, इज दैट अ फोकस एरिया अलॉन्ग विथ मोस्ट ऑफ इंडिया? It's almost like the entire India is going saffron. देखिए, जहाँ तक सिक्किम का सवाल है, सिक्किम में जो सत्ताधारी पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, वो आज नेडा की सदस्य है। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उसकी सदस्य हैं, हमारे साथ है, और नेडा के सारे सदस्य नेडा के माध्यम से एनडीए के मेंबर है। तो सिक्किम का जो रूलिंग पार्टी है वो भी एनडीए का सदस्य है, तो हमारे ही साथ ही है। नई रणनीति के बदौलत ही बीजेपी पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी तेजी से पैठ बनाने में सफल रही। इस सफलता के लिए अमित शाह को तारीफ मिली, लेकिन आरएसएस से पार्टी के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें भी कही जाने लगी। परंपरागत रूप से आरएसएस बीजेपी को दिशा दिखाने वाला संगठन रहा है। आप अपना और आरएसएस का इक्वेशन किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस पे हमेशा स्पेकुलेशन हुआ है और बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हुआ है। जैसा होना चाहिए ऐसा ही है। हाउ डू यू डिफाइन इट सर? डिफाइन जनता को करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी राष्ट्रवादी संगठन से और राष्ट्रीय समसक संघ से जैसा रिश्ता होना चाहिए ऐसा रिश्ता है, और अच्छा रिश्ता है। Is Amit Shah changing the language of politics? Has he changed, brought a new slogan in politics? I'm saying this why, sir? क्योंकि ये परसेप्शन है कि बीजेपी ऑफिस से आज प्रेसिडेंट चुना जाता है। अमित शाह बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और अनाउंस करते हैं कि रामनाथ कोविंद का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वेंकैया नायडू जी का नाम बताया। ये एक नया लैंग्वेज है पॉलिटिक्स में। नहीं, आपने शायद बीजेपी की कार्यपद्धति का एनालिसिस नहीं किया। हमारे यहाँ वर्षों से परंपरा है, पार्टी कार्यालय से ही पार्टी चलती है। चूंकि आज हम पूर्ण बहुमत में है, तो प्रेसिडेंट का नाम मेरी पार्टी की ओर से प्रत्याशी का नाम घोषित हो रहा है। ये पहली बार शायद हुआ होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत है हमारे पास। परंतु भारतीय जनता पार्टी पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चली, कोई नेताओं के घर से नहीं चली। 3 दिन के इस बहुत ही व्यस्त दौरे में अमित शाह ने लिंगराज मंदिर जाने का वक्त भी निकाल लिया। वो उन कार्यकर्ताओं से भी मिलना नहीं भूले जो पार्टी के पैदल सिपाही हैं। इन्हीं की बदौलत अमित शाह राज्य में बीजेपी के कायापलट का खाका तैयार कर रहे हैं। बहुत दिन मतलब क्या बीजेपी का जो सरकार उड़ीसा में आएगा, इसके लिए सब मतलब करप्शन फ्री है,
दल है, तो इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर जय जयकार कर रहे हैं और बीजेपी जिंदाबाद। हम सब नारी जाति और मेरे सारे भाई और बहना हम सब मिलके काम करेंगे। कार्यकर्ता देख के कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, कार्यकर्ता को उत्साहित देख के ये हमको लगता है कि जो मिशन अमित शाह जी ने 120 किया उड़ीसा के लिए, उससे और अब आगे बढ़ेंगे। 3 दिन का ये दौरा तूफानी रफ्तार वाला रहा। जबरदस्त मेहनत के बाद फुर्सत के कुछ लम्हे मिले। हमने इस वक्त का इस्तेमाल अमित शाह को करीब से जानने के लिए किया। इट इज़ नोन दैट यू रीड अ लॉट। आप बहुत अध्ययन करते हैं, आप हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं। आप जब उड़ीसा आ रहे थे तो आपने जो लिटरेचर है और हिस्ट्री है यहाँ का, आपने हिंदी में उसमें पढ़ने की, जानने की कोशिश की। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट यू आर लर्निंग बंगाली। इज इट ट्रू? नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ मगर समय नहीं मिलता। अभी सीखा नहीं हूँ मैं, प्रयास किया है मगर समय नहीं रहता अभी इतना। Which is the book that Amit Shah is reading these days? अभी एक हिस्ट्री का ही बुक है, बहुत पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक का भारत का इतिहास है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। Thank you so much for your time.